दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज द हिंदू का जो टॉपिक है वो इकॉनमी से रिलेटेड है। उस पर हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो यूपीएससी में होती है वो होती है आंसर राइटिंग की। तो फ्रेंड्स, और आंसर राइटिंग के जो बेहतरीन कंटेंट होते हैं वो हमको अपने लोकल न्यूज़पेपर में नहीं मिल पाते। जैसे दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया और जनसत्ता हो गया। आते हैं, अच्छे टॉपिक आते हैं, लेकिन तो जिस तरह की थिंकिंग, जिस तरह का क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमको द हिंदू में देखने को मिलती हैं, वो अपने हिंदी न्यूज़पेपरों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कोशिश हम लोगों की ये होनी चाहिए कि रोज़ द हिंदू के कम से कम एक ना एक जो उसका एडिटोरियल हो या उसमें जो एक ख़ास न्यूज़ आई हो जिसमें जो हमारे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो हमारे स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो उससे रिलेटेड हमको एक ना एक आंसर रोज़ लिखना है। फ्रेंड्स, रोज़ आंसर लिखने से फ़ायदा बस यही इतना होगा कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए दिन प्रतिदिन समझ लीजिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएँ। उसमें इतनी ज़्यादा जल्दी मची होती है कि या इतनी ज़्यादा सब हड़बड़ी में काम होता है कि हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अभी से अगर हम रोज़ रोज़ आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे आंसर राइटिंग की स्किल होगी वो दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाएगी। साथ ही साथ में हमारे ऊपर जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब हम रोज़ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा दिमाग उसी तरह का अभ्यस्त हो जाएगा। हम जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे, अपना जीएस का टॉपिक हो या करंट का टॉपिक हो, तो हमारे दिमाग में हमेशा आंसर राइटिंग की ही तरह से फ्रेमिंग होती रहती है चीज़ों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, द हिंदू की एक इकॉनमी में न्यूज़ आई थी, क्रिएटिव इकॉनमी अकाउंटेड फॉर 1 to 1 बिलियन फॉर एक्सपोर्ट इन 2019। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताया गया है कि 2019 में जो क्रिएटिव इकॉनमी है उसने 121 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो क्रिएटिव इकॉनमी पे ही आधारित है। दोस्तों, इस पूरे जो न्यूज़ का क्रिस्प है वो यही है कि क्रिएटिव इकॉनमी कैसे हमारे देश को आगे ले जा सकती है। क्रिएटिव इकॉनमी से हम कैसे अपने एमएसएमई सेक्टर को, अपने युवा जो बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार दे सकते हैं, या फिर जो हमारे जो लोकल कल्चर्स हैं, स्थानीय जो संस्कृतियां हैं, उसको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। अभी इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हमें इसके डिफिनेशन बतानी है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को बताइए, फिर हमें ये बताना है कि मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव इकॉनमी इन इंडियन इकॉनमी। ठीक है फ्रेंड्स, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व क्या क्या हैं। फिर हमें उन उपायों को, मतलब किन उपायों द्वारा भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, मतलब हमें कौन कौन से मेजर्स को अपनाने पड़ेंगे रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, और अगर हम रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे तो वो कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है, कैसे हमारे देश में समृद्धि या खुशहाली ला सकता है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लिखा है कि कला, सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं, खिलौनों, खेलों और उन पर अनुसंधान तथा विकास के क्रियाकलापों द्वारा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों तथा परिणामों को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या किया है, मैंने एक इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, कला शामिल होती है, सांस्कृतिक वस्तुएं शामिल होती हैं। सांस्कृतिक वस्तु, कला में जैसे डिफरेंट टाइप के आर्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे अपने मधुबनी पेंटिंग हो गया, या फिर क्या कहते हैं साउथ के जो बहुत सारे पोट्रीज होते हैं, या फिर क्या कहते हैं बहुत सारे जो लोकल आर्ट्स होती हैं,
वो हो गए, सांस्कृतिक वस्तुएं हो गई और सेवाएं। साथ ही साथ में देखिए हमारे यहाँ जो खिलौने, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनते हैं, इन सब चीज़ों को और इन पर जो अनुसंधान और विकास, इन सारी चीज़ों को किस में शामिल किया जाता है? क्रिएटिव इकॉनमी में शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही मैंने लिखा है कि जॉन हॉकिंस 2001 में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्रिएटिव इकॉनमी या रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में जो सबसे पहले एक होलिस्टिक जो अप्रोच या अवधारणा जो विकसित की है, वो किसने की है? सर जॉन हॉकिंस ने की है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है, अगर आपको इंक्लूड करना होगा तो कर सकते हैं, कि भारत पूरे विश्व में क्रिएटिव इकॉनमी के मामले में 6ठे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम अभी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। जब इसके इम्पोर्टेंस को बताना होगा हमें, तो उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने उस पॉइंट को मिस कर दिया। अभी आपको बताते वक्त मुझे याद आ रहा है कि हाल ही में एग्जिम बैंक ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए फ्रेंड्स, है क्या कि सपोज दैट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे यूपीएससी में अगर नहीं भी आता है, तब भी क्या करते हैं कि आप अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चाहे वो कहीं क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आप अपने रूरल इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे रिवाइव कर सकते हैं, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आप जो अपने बेरोजगार युवा हैं उसको कैसे रोजगार दे सकते हैं, या कैसे उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, किसी तरीके भी, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप क्रिएटिव इकोनॉमी को उसमें जोड़ सकते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी का पॉइंट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो आंसर राइटिंग के सबसे बेहतरीन जो हमको रिजल्ट मिलता है, वो यही मिलता है कि हम एक चीज़ पढ़ते हैं और एक चीज़ से कितनी चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि हम विरासतों का संरक्षण क्यों करें, या इसके लिए विरासतों का संरक्षण करने की क्या आवश्यकता है, तो उसमें आंसर राइटिंग करते समय अगर वे फॉरवर्ड में हम लिख दें कि हमारे जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दे के हम अपने जो विरासतों का संरक्षण है उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंटरलिंकिंग की क्वालिटी है, ये हमारे इंटरलिंकिंग का समझ लो, आंसर राइटिंग का समझ लो एक इम्प्रूवमेंट है कि कैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम हिस्ट्री की चीज़ों को इकोनॉमी से जोड़ देते हैं। तो इसीलिए क्या है फ्रेंड्स कि डेली आंसर राइटिंग हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी, बहुत ही यूज़फुल होगी। इसीलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स आंसर राइटिंग कीजिए। हिंदी मीडियम के लिए आंसर राइटिंग से बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं। आप आंसर राइटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए, जब तक आपको लिखने की कला नहीं मालूम होगी, चीज़ों को जोड़ने की कला नहीं मालूम होगी, एक पॉइंट को कैसे दूसरे पॉइंट से जोड़ते हैं इसकी कला नहीं मालूम होगी, तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम इस पे अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि हाल ही में एग्जिम बैंक ने, तो इससे क्या हुआ कि मैंने एक बैंक या किसी एक अथॉरिटी का नाम ले लिया। इससे क्या होगा, हमारे जो आंसर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। तो हाल ही में एग्जिम बैंक ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि भारत ने 2019 में रचनात्मक वस्तुओं और सेवाओं में लगभग 121 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, जो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 10 गुना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, कि मतलब एक देश के साथ हम उतना बड़ा व्यापार नहीं कर सकते जितना केवल हम अपने जो हमारा क्रिएटिव इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो उसके जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके द्वारा हम इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें हमारा कोई खर्चा, भाई अगर हम अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो एक तो हमारा कल्चर समृद्ध हो रहा है, साथ ही साथ हम उसको इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम अपने दो चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तो हमारे कल्चर भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो ये हमने क्या किया है कि उसके इम्पोर्टेंस को बता दिया है। अगर जो पॉइंट मैंने बताया था कि भारत जो है क्रिएटिव इकोनॉमी में 6th नंबर पर है, तो उसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी के मामले में भारत, अमेरिका जहाँ पहले स्थान पर है, वहीं भारत जो 6ठे स्थान पर है।
इसके साथ ही फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि एग्जिम बैंक ने भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निम्न उपाय बताए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, तो इसमें जो एग्जिम बैंक के द्वारा कुछ उपायों को सुझाया गया है वो हमने आंसर में इम्पोज किया है। इसमें लिखा है कि रचनात्मक उद्योगों को परिभाषित कर उनका मानचित्रण करना। जैसे फ्रेंड्स पहले बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसकी भारत में भी कोई एक डिफिनेशन नहीं है। तो पहले तो रचनात्मक व्यवस्था की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की डिफिनेशन होनी चाहिए, उसके साथ में उसका मानचित्रण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया में देखें या जैसे लेह लद्दाख इसमें देखें, तो इस जगह पे किस प्रकार की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को हम बढ़ावा दे सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको हम इकॉनमी में कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। साउथ इंडिया में किस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या वहाँ पे किस प्रकार का क्रिएटिव इकॉनमी हमारे लिए यूज़फुल है, या अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर हम देखें तो वहाँ पे किस प्रकार का कल्चरल जो इकॉनमी है वो हमारे इकॉनमी को रिवाइव कर सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या करें, हम उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी मैपिंग करें, उसका मानचित्रण करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वित्त पोषण के निधि की व्यवस्था करें। जैसे हम क्या करते हैं अपने कल्चरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लोकल लेवल पे क्या करें, जैसे मान लीजिए किसी कल्चर को हमें बढ़ावा देना है तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से करें, फाइनेंसिंग कहाँ से करें, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर है संयुक्त कार्यक्रमों पर फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है, मान लीजिए जो हमारे यहाँ आदिवासी महोत्सव मनाया जाता है, आदिवासी महोत्सव मनाने के साथ साथ में हम उससे संबंधित जितने भी प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको हम दिखाते वक्त क्या करें, मतलब एक प्रकार से जो विदेश से आने वाले हैं जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितनी भी इकोनॉमिक एंटाइटीज़ हैं, इनको बुला के वहाँ पे बिठाया जाए, उनको दिखाया जाए और एक प्रकार से एक कल्चर और इकोनॉमी का कोलैबोरेशन कराया जाए, उनका एक संयुक्त कार्यक्रम कराया जाए, जिससे क्या हो कि हमारे कल्चर्स को इकोनॉमिस्ट देख के उससे प्रभावित हों और उसको अपने यहाँ प्रमोट करें। इस तरह से क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट मिलेगी, एक तरह से उसको बल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कॉपीराइट के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। फ्रेंड्स जो हमारे लोकल लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान लोग होते हैं जो कई सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं, ईजाद करते हैं, लेकिन तो उनको कॉपीराइट से संबंधित मुद्दों के बारे में पता ही नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि कॉपीराइट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर है या फिर कितना कठिन प्रोसीजर होता है। तो इन सारे मुद्दों को भी देखना चाहिए। साथ ही साथ में एमएसएमई और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, क्रिएटिव इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा ऐसे कह सकते हैं फ़ायदा है वो किसको होगा, एमएसएमई सेक्टर को होगा, और जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं उनको इसको बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट लिखा है कि रचनात्मक जिलों और केंद्रों की स्थापना करना चाहिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे लोकल लेवल पे मान लीजिए हमने कोई एक कला का इजाद किया या फिर कोई ऐसी वस्तु का जो सांस्कृतिक वस्तु है उसका इजाद किया, और उसको हम कहाँ पे लेके जाएं, कैसे हम उसको मार्केट में लेके जाएं या फिर कैसे हम उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए छोटे छोटे सेंटर्स बने होने चाहिए या जिलों पर एक केंद्र बने होने चाहिए। फिर लिखा है कि रचनात्मक उद्योगों के लिए विशेष संस्थान का गठन किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो कल्चरल जो हमारे एक क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको क्या करने के लिए एक समझ लीजिए उसको संस्थागत बनाने के लिए एक ऐसी बॉडी का हमें रचना करना पड़ेगा जो क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको बताए कि हाँ इसको हम कैसे कैसे कौन कौन से मेजर्स अपना सकते हैं या उसको कौन कौन से हम लाभ पहुंचा सकते हैं, या उस क्रिएटिव इकोनॉमी से संबंधित सारी जानकारियां जहां से उसको मिल सके, एक ऐसे संस्थान का गठन करना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था समर्पित मंत्रालय। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे हमारे यहाँ सहकारी मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, ऐसे ऐसे करके हमको एक क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय का भी गठन करना होगा जो क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड नीति का निर्माण करे, उससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उसको देखे, उसको कैसे फंडिंग की जाए, उसका भारत से लेकर विदेशों तक कैसे उसके व्यापार को बढ़ाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे मुद्दों को देखने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया जाए। मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस हैं, ऐसे इन देशों में क्या है कि जो क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड मिनिस्ट्री
वहाँ पे है, तो भारत भी ऐसे कर सकता है। और भारत के लिए तो इसमें एक इतनी बड़ी संभावनाएं हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि भारत अपनी समृद्धि और अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ और कल्चरल प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैंने निष्कर्ष में कुछ इस तरह से लिखा है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था के द्वारा हम न केवल एमएसएमई क्षेत्रों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि तकनीकी के प्रयोग से हम अपने युवा को आर्थिक उन्नति का एक जरिया बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो क्रिएटिव इकॉनमी है वो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए समझ लीजिए जान बन सकता है। वो उसमें उसको इतना बल प्रदान कर सकता है कि एमएसएमई को हम उसका जो पार्टिसिपेशन है हमारी जीडीपी में उसको हम बढ़ा के बहुत आगे लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे जो युवा है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे नुक्कड़ नाटक छोटे छोटे जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स हैं या फिर जो उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ है जो हमारे यूथ्स की, वो क्या कर सकते हैं कि इस समय जैसे नेट की दुनिया बढ़ती जा रही है, इस तरह से हम क्या करते हैं अपने देश में साथ ही साथ में विदेश में उसको प्रमोट कर सकते हैं, जिससे उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि ठीक है, फिर लिखा मैंने कि भारत की सांस्कृतिक विविधता भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था के असीम संभावनाओं को पोषित कर सकती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हमारा सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से क्रिएटिव इकॉनमी को अपने कल्चर से जोड़ें और उस कल्चर को प्रमोट करते हुए अपने क्रिएटिव इकॉनमी को भी प्रमोट करें, तो इससे क्या होगा, न केवल हम उस संस्कृति का संरक्षण करेंगे, साथ ही साथ में हम अपने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने देश को विश्व में अपने संस्कृति के साथ साथ अपने आर्थिक मजबूती के साथ अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आज जो आंसर लिखा आपने पूरा सुना और देखा कि कैसे लिखा गया है। अब आप इस पे अपना रिव्यू दीजिए और बताइए कि कैसा रहा ये आंसर, और साथ ही साथ में आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे वो हमारे लिए बहुत ही समझ लीजिए मोटिवेशन का काम करेंगे। और फ्रेंड्स ये भी बताइए कि इसमें और कौन कौन से पॉइंट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इसका नाम रखा है कि यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब, तो क्लब का मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि हमारे और आप दोनों के सहयोग से वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रेंड्स आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के यूपीएससी का सपना अधूरा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और कल एक नए क्वेश्चन के साथ आपके पास आऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिन प्रतिदिन एक ना एक आंसर लिखेंगे ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।